नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है और हमारा देश यानी भारतवर्ष इसकी अगुवाई कर रहा है। इस पूरे साल में विश्व भर के 70 देशों में मिलेट से संबंधित तमाम अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मकसद है मोटे अनाज को लेकर जागरूकता फैलाना, इसके उपभोग को और ज्यादा बढ़ावा देना। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारी खाने की मेज से लेकर हमारी थाली तक मोटे अनाज अपनी जगह बना सकें। इसके अलावा इससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, इन तमाम पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही मिलेट वर्ष को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दें कि खास मेहमान जो कि इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर अंकिता कटारिया जी हैं, जो कि निफ्टेम में सेंटर मैनेजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकिता जी आपका कार्यक्रम में। साथ ही डॉक्टर मनीष तिवारी जी हैं, जो कि निफ्टेम में साइंटिफिक ऑफिसर हैं। मनीष जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हिमांशु गौर हैं, जो कि निफ्टेम में रिसर्च मैनेजर हैं। तो 3 मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम मोटे अनाज के बारे में समझेंगे, किस तरह का रिसर्च वर्क किया जा रहा है, साथ ही इसके बाजार को किस तरीके से हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बाजार कैसे बढ़ रहा है और आम लोगों की थाली तक ये पहुंचे, इसको लेकर सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचार विमर्श की। सबसे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। Millets, which are Shri Anna. India is the forefront. मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। India is at the forefront of popularizing millets. भारत Consumption further मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कार्य को बढ़ावा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। We grow several types of Shri Anna. हम कई प्रकार के श्री अन्न उगाते हैं, जैसे कि ज्वार, श्री अन्ना श्री रागी, श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न कुट, श्री अन्न रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और यह सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। The huge service done by small farmers इन श्री अन्न को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। मोटे अनाज ये वो अनाज है जो देश के उन स्थानों में भी भरपूर पैदावार देने में सक्षम है जहां कम उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के लिए सीमित पानी उपलब्ध है। इन कठिनाइयों के बाद भी तैयार इन अनाजों में पोषण का बढ़िया स्तर होता है। पौष्टिक अनाजों से हमारा परिचय आज का नहीं है, बल्कि करीब 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में भी इनके उगाने के प्रमाण मिले हैं। आज अकेले भारत में एशिया का 80% मिलेट्स उत्पादित होता है। ये फसलें करीब 131 देशों में उगाई जाती हैं, जो 59 करोड़ लोगों के पारंपरिक भोजन का हिस्सा है। हमारे पूर्वज इसकी उपयोगिता से भली भांति परिचित थे, लेकिन वक्त बदलने के साथ मोटे अनाज हमारे आहार से दूर होते गए। लेकिन एक बार फिर हम इसे हिस्सा बनाने जा रहे हैं। वहीं भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आंकड़ों की माने तो वर्ष 2017-18 में पौष्टिक अनाज का उत्पादन 164 लाख टन था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गया है। 2017-18 में पौष्टिक अनाजों की उत्पादकता 1163 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। उत्पादन में बढ़त का मतलब खपत में भी इजाफा है। लोग किसी न किसी रूप में मोटे अनाज को अपने आहार में शामिल कर रहे हैं।
मौजूदा समय में मोटे अनाजों को प्रसंस्कृत करके कई तरह के उत्पाद और व्यंजन बनाए जा रहे हैं, जिनमें नूडल्स, पास्ता, खिचड़ी, बिस्किट, पापड़, नमकीन, कुकीज, बाटी, रोटी शामिल है। ये प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री पोषण से तो भरपूर है ही, साथ ही कई तरह की बीमारियों से हमें सुरक्षा देने में भी सक्षम है। हालांकि वर्तमान समय में रेडी टू ईट के कॉन्सेप्ट पर भी युवा उद्यमी काम कर रहे हैं। मिलेट मूल्य वर्धित श्रृंखला में इस समय 500 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। सरकार मिलेट की खपत बढ़ाने वाले व्यंजनों व मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए स्टार्टअप उद्यमियों की भी सहायता कर रही है। वहीं हरियाणा सोनीपत की एक संस्था निफ्टेम यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है, जहां युवाओं को इस क्षेत्र में शिक्षा से लेकर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह अपने सपनों को साकार करें। वहीं सरकार पौष्टिक अनाज के बेहतर उपयोग से कुपोषण की समस्या से निपटने के कारगर कदम उठा रही है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलेट के लिए पोषक अनाज घटक 14 राज्यों के 212 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों के पोषण पर खासा जोर दिया जा सके। मिलेट के पोषण महत्व के मद्देनजर सरकार ने अप्रैल 2018 में इसे पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया था और मिलेट को पोषण मिशन अभियान के तहत भी शामिल किया गया है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, और जिसमें हमने रिपोर्ट के दौरान आपको ये भी बताया कि किस तरह के स्टार्टअप्स इसमें काम कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के प्रयास हो रहे हैं और ये फसलें क्यों और ज्यादा हमारे किसानों के बीच प्रोत्साहित की जा रही हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अनुसार भी हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंकिता आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि जो हम मिलेट वर्ष में अब दाखिल हो चुके हैं और आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसको लेकर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कदम को? तो अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह 2023 अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष के रूप में आया। तो भारत ने प्रस्ताव रखा 26वें कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर, 160th FAO काउंसिल सेशन और 41वें FAO सम्मेलन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाए, और उसके बाद ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसमें FAO के 70 कंट्रीज ने भारत के इस प्रस्ताव का साथ दिया और उसके बाद ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हुआ। बेसिक रीजन ये है अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मनाने का, ताकि इसके न्यूट्रिशनल यानी पौष्टिक, हेल्थ यानी स्वास्थ्य जो लाभ है, जो इनके बेनिफिट्स है, उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ इसमें जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ जाए, किसानों के लिए भी, साथ साथ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, और जो ऑलरेडी बिग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएं, और हमारे जो करंट कंज्यूमर हैं जो आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, उनके लिए ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों, एक्सेप्टेबल हों और इकोनॉमिक कॉस्ट हो उनकी, ताकि वो उसे अवेल कर सके, यानी आम लोगों की पहुंच में भी हो। और देखिए ये बार बार कहा भी जा रहा है कि इससे आप लग्जरी प्रोडक्ट ना बनाएं, ये वो अनाज है जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये अचानक से नहीं आया है और ये हमारे पूर्वज खाते आए हैं, इसके महत्व को समझते थे, लेकिन बीच में कहीं लड़ी टूटी और ये हमारी थाली से गायब हो गया। और इसीलिए एक बार फिर से इस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मोटे अनाज को एक बार फिर से थाली में हमें शामिल करना होगा और इसीलिए पूरा साल जो है ये मोटे अनाज के लिए ही है और इसके महत्व को अब पूरा विश्व भी समझ चुका है। डॉक्टर मनीष, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि जो मिलेट है उसको ये माना जाता है कि इसे बनाना, इसे पकाना उतना आसान नहीं है, या फिर ये उतना स्वादिष्ट नहीं है जिस तरीके का आज के समय में जो टेस्ट है हमारी युवाओं का, या फिर जिस तरह का भोजन हम ग्रहण करते हैं। मिलेट को कैसे अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से हम तैयार कर सकते हैं और इसे पकाना, इसे बनाना और थाली तक रोज पहुंचाना, इसके लिए किस तरह के प्रयास हैं? बिल्कुल, एक्चुअली ये आपने जैसा बताया कि ये दशकों से चला हुआ एक संस्कृति है हमारी, एक फूड इंडिया में जो चली आ रही है पहले दशक से, पर बीच में लड़ी जो टूटी उसकी वजह से
ये सब कुछ हुआ हरित क्रांति के बाद। बट उस चीज़ का भी ये फायदा हुआ कि हमको ग्लोबल इन्वेस्टर्स मिले, हमको उसके बाद 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी तो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ, लीगलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे इंडिया में आके उन्होंने अपने जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको बूस्ट करने में काफी हेल्प किया। तो जब शुरू में आपको पता है कि ये एक आयुर्वेदा फूड के रूप में भी पहले कंज्यूम किया जाता था, तो जो आपको पता है कि जो हमारी जीवन अवधि थी पहले वो हमारी 100 से 110 साल की हुआ करती थी, बट अब धीरे धीरे वो जीवन अवधि कम होती जा रही है, अब वो 60 से 70 के आ रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में इसको न्यूट्री सीरियल घोषित किया था हमारे INSIMP स्कीम के अंडर, और FSSAI ने इसको 2018 में इसको अपने अमेंडमेंट में शामिल किया था। तो अब जब हम इसकी स्वाद की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब बीच में श्रृंखला टूटी तो उसका जो स्वाद था वो कहीं ना कहीं उसको भी इफेक्ट किया आजकल के कंज्यूमर्स को। बट प्रोसेसिंग और उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको हर एक एज कमोडिटी ग्रुप को हम ये कोशिश करते हैं कि वो हर एक एज कमोडिटी ग्रुप को कंज्यूम करवा सकें, उनके लिए एक्सेप्टेबल रहे और साथ साथ वो एक ग्लोबल मार्केट में भी अपना स्थान ग्रहण कर सके, जो एक तरीके से पहले विलुप्त हो गया था। तो मेन मोटिव यही रहता है और इसीलिए सरकार ने दोबारा से इसको अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाज दिवस के रूप में विश्व संगठन को भेजा 2023 के लिए और नामांकित किया, और उसके बाद आज ये हमारे सामने है कि उसका अप्रूवल 70 कंट्रीज ने उसका अप्रूवल उस टाइम दिया था, जिसकी वजह से आज हम 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे बना रहे हैं। डॉक्टर मनीष की बात को ऐड करते हुए, एक जो हमारे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स हैं, अब जो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, मिलेट्स की जागरूकता बढ़ेगी और मिलेट्स की कंजम्पशन बढ़ेगी। उससे हमारे 4 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, 2 जो कि है जीरो हंगर, 3 जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 12 नंबर जो कि है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और 13 नंबर जो कि है क्लाइमेट एक्शन, उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उनको जल्दी से इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कर पाएंगे ताकि ये सारे सस्टेनेबिलिटी गोल्स हम पूरे कर सकें। बिल्कुल। तो देखिए, सतत प्रयास एक तरीके से कहें करने का एक बीड़ा उठाया है भारत ने, और इसे कहेंगे कि अगर आप मोटे अनाज को पैदा करते हैं तो एक साथ कई फायदे हैं। एक तो जहां पोषण अनाज जिसे हम कह रहे हैं, जो पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के साथ हमारे किसानों को बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और अच्छी बात यह है कि ये जो पोषक अनाज या फिर मोटा अनाज जिसे हम कह रहे हैं, इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं लगती हैं, और कह सकते हैं कि किसानों के लिए इसकी खेती आसान है। और हमारे यहाँ की जो जलवायु है, कई क्षेत्र जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां भी ये की जा सकती है, लेकिन और साथ ही साथ अब इसका बाजार भी बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं हिमांशु जी से, जो कि हमारे साथ एक और मेहमान है। हिमांशु, जैसे कि मैंने कहा कि हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये पुराना ढर्रा नहीं है कि आपने चक्की में गए, आटा इसका पिसवाया और रोटी बनाई और खा ली, जो कि पहले हुआ करता था। अब कंज्यूमर कुछ नया चाहता है, और वो नया आप तभी उस तक पहुंचा सकेंगे जब ऐसे लोगों को आप तैयार करेंगे, ऐसे स्किल डेवलप करेंगे जो इस मोटे अनाज को 5 स्टार में जो है 5 स्टार तक भी पहुंचे, एक गरीब के घर में भी पोषण के लिहाज से क्योंकि महत्वपूर्ण है, वहां भी इसका इस्तेमाल हो, जो एक हमारी मिडिल क्लास होती है जो कि काफी मेहनत करती है, उस तक भी पहुंचे। तो इस स्किल को किस तरीके से तराशा जा रहा है? ट्रेनिंग में निफ्टम का एक बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि मिलेट्स होते हैं ना, तो मिलेट्स का न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन हमको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे उनके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है उनकी वजह से। तो यहाँ पे रोल आता है प्रोसेसिंग का। तो प्रोसेसिंग से हम उन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। और एक जैसे शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी कम होती है। जैसे बाजरा होता है, उसकी शेल्फ लाइफ अगर हम नॉर्मल अगर आटे को मिल करके अगर हम रख दे रूम कंडीशंस पे, तो वो 5 to 7 डेज के अंदर
उसके अंदर रेंसिडिटी आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे जो हमारे स्टार्टअप या जो एंटरप्रेन्योर्स जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं और मिलेट्स में अपना कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर वो बिना किसी बेसिक नॉलेज के कि मिलेट्स को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग, एक बेसिक ट्रेनिंग लेने की बहुत जरूरत है। और उसके अलावा जैसे कि उनको ये नहीं पता होता कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट उनको कैसे लेना है। तो यहाँ पे अब जैसे निफ्टम है हमारा, यहाँ पे एक NTI BIF करके है एक, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन। तो यहाँ पे अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर जो भी मिलेट्स में कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, तो वो यहाँ पे आके तो अपना एक सपोर्ट जो है वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। जैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छी हमारे कॉलेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स हैं, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है, आपको एक सीड मनी भी दिया जाता है जैसे इनिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो अगर जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो आना चाह रहे हैं, तो अगर हम उनको एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग दें तो ही मतलब एक बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रेनिंग से आपकी दक्षता बेहतर होती है। जिस काम को करने में आपको अधिक समय लगता था, उसे आप, क्योंकि आप एक स्किल एक्वायर कर चुके होते, कम समय लगता है। जो उत्पाद होता है, जो अंतिम प्रोडक्ट होता है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। इसीलिए लगातार हमारी सरकार भी प्रोसेसिंग पर या फिर कहे स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रही है और ट्रेनिंग आज के दौर में कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब मैं अगला सवाल लेती हूँ, हमारे साथ अंकिता जी। अंकिता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके इंस्टीट्यूट के स्तर पर आपने पिछले 1-2 सालों में जैसे हम देख रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में खासतौर पर बहुत रुझान बढ़ा है, हमने पोस्ट कोविड देखा कि लोगों ने इस क्षेत्र में नई नई संभावनाएं तलाशी है और ये ऐसा सेक्टर था जिसमें हमने एक तरह का बूम देखा इस पूरे दौरान। तो आपको लगता है कि इसका प्रभाव आप देख रहे हैं, क्या छात्रों की संख्या या फिर ऐसे लोग जो कि इस मोटे अनाज या प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी संख्या बढ़ी है? जी बिल्कुल, हमारे इंस्टीट्यूट, अगर मैं सिर्फ मिलेट्स की बात करूं तो उसमें न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे हम अधिक मात्रा में पाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये और मिनरल्स, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे मिनरल्स और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, ये मिलेट्स में काफी ज्यादा होते हैं। अगर हम गेहूं, चावल, मक्का इनसे कंपैरिजन करें, अब हमारी जो फूड इंडस्ट्री है उसमें ज्यादातर सिर्फ गेहूं, चावल, मक्की, इसके लिए जितनी भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो इसके लिए लगे हुए हैं। कोविड महामारी के दौरान हमने देखा कि इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस कितना जरूरी था। वो रेजिस्टेंस और वो इम्यूनिटी हमें न्यूट्रिएंट से ही मिलती है, ज्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट से, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स स्पेशली। अगर विटामिन सी, जिस सबने देखा कि हम विटामिन सी टैबलेट्स लेते थे कोविड महामारी के दौरान, तो मिलेट्स में वह बहुत ज्यादा होते हैं। अब आते हैं प्रोसेसिंग की बात पे, तो मिलेट्स की प्रोसेसिंग जानना इसलिए भी जरूरी है, जैसा कि हिमांशु जी ने बोला कि उनको मिलेट्स प्रोडक्शन तो हो गई, लेकिन उनको प्रोसेस कैसे करना है, उनको खाद्य पदार्थों में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे नॉर्मल पदार्थ है, ट्रेडिशनल में आ गई हमारी चपाती, भुजिया, पापड़, कन्फेक्शनरी में आते हैं हमारी जो न्यूट्री बार्स आती हैं, बेक्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं बिस्किट, कुकीज, ब्रेड, इसमें फर्मेंटेड में आ गए सपोज दही आ गई, या प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स भी अगर हम प्रोड्यूस करना चाहे तो वो हम मिलेट से कर सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टम में, तो निफ्टम जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को, इंडस्ट्री पर्सनल सबको ट्रेनिंग प्रदान करता है। निफ्टम ने अपने, अगर कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उनको उनमें जो ट्राइबल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान की है। साथ ही साथ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ गवर्नमेंट ऑफ केरला और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इनमें भी ट्रेनिंग प्रदान की है और प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज बताई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का हम बताएं तो मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट किया गया था जिसमें उनको डोमेस्टिक लेवल पे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के हिसाब से मिलेट्स के छोटे प्रोडक्ट्स बनाना, घर के लेवल पे बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, क्योंकि वहां पे इक्विपमेंट जो सरकार के द्वारा फंडेड हो जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं। अगर किसी को एडवांस लेवल ट्रेनिंग चाहिए जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे की जानी चाहिए, तो वो निफ्टम में आके
ट्रेनिंग लेते हैं। जी बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर मनीष, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें कड़ी है, ये जो पूरा मिलेट वर्ष मना रहे हैं, तो किन किन प्रोडक्ट्स, किन किन फसलों का, जो हम मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, किस किस तरह की उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, ये भी हमारे किसानों को और हमारे युवाओं को, या फिर ये कहें कि ऐसे उद्यमी जो कि इस क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी। और मैं इसमें हिमांशु और डॉक्टर अंकिता जी के संदर्भ में मैं एक और बात इसी में ऐड करूंगा कि ये जो मिलेट है, ये जो मोटा अनाज है, ये इसमें इतने पोषक तत्व हैं और इसके अलावा इसमें इतने फाइटोकेमिकल्स हैं कि इसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो आप खुद ही देखोगे कि आप डिजिटाइजेशन, आजकल आप जब इसको आप देखोगे कि इसका मार्केट प्राइस कितना है और उसके बाद उसका हम वैल्यू एडिशन करते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूं कि मुझे बाजरा से मुझे उसका फ्लावर बनाना है, तो उसका आप प्राइस का डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। और उसके बाद उस फ्लावर से आप कुछ ऐसी चीजें बना रहे हो जैसे रेडी टू ईट हो गया या इंस्टेंट मिक्सेस हो गए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। तो आप फार्मर लेवल पे देखोगे या बेनिफिशियरीज जो हैं, जो स्कीम्स के अंडर आते हैं, अगर उनको आप देखोगे तो उनके लिए बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट पे आप इसको उगा सकते हो। तो उसके बाद जब हम कमर्शियल लेवल पे जब आते हैं या स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे आते हैं, तो आप ये देखोगे कि ये जो फूड प्रोडक्ट है, इसको आप आराम से आप इसकी अवेलेबिलिटी इसकी इंडिया में बहुत आराम से, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। इंडिया में टोटल 10 राज्य ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 100% मिलेट को कवर करते हैं। तो आप जो फार्मर है वो इजीली उनको वेंडर्स मिल जाते हैं ताकि वो अपने जो प्रोसेस्ड हार्वेस्ट है उनको वो प्रोसेस करवा सकें एट द इंडस्ट्रियल लेवल पे। जी। तो इसमें जब इंडस्ट्रीज के पास ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके और उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स हम इसमें बना सकते हैं। जैसे हिमांशु ने भी बोला कि इसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, तो हम इसको ऐसा नहीं कंज्यूम कर सकते। तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को कम करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रसंस्करण तकनीक है हमारे पास। जैसे हम इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे, सोकिंग करेंगे। सोकिंग के बाद हम इसकी जर्मिनेशन करेंगे और उसके बाद उसकी फर्मेंटेशन करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरीके के फ्लावर हमको मिल जाएंगे। तो सोकिंग करने के बाद भी आप उसको ड्राई करके और उसको आप पैक कर सकते हैं। सोकिंग करने की जरूरत क्यों महसूस होती है? मतलब क्या होता है? सोकिंग से क्या होगा कि जो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज और अमाइलेज नाम के, वो क्या करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे और जो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सिंपलर शुगर है वो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। तो इसीलिए जो हमारा हाइड्रोलिसिस होगा इस प्रक्रिया से, तो उससे हमारी जो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो बढ़ जाती है। और साथ में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, जो हमारे पोषक तत्व हैं हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, उनको रोकते हैं, जो उनको ये नष्ट कर देते हैं। तो काफी अनुसंधान हुए हैं इसके क्षेत्र में और इसमें यही पाया गया है कि या तो सोकिंग करके या उसको अंकुरित करके, जिसको जर्मिनेशन बोलते हैं, या उसकी फर्मेंटेशन करके काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, जिसके द्वारा उसकी बायो अवेलेबिलिटी, जो पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी है और साथ में उसके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो कम होते हैं। तो इस तरीके से हम एक बेस प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, जिसको हम प्राइमरी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट भी बोलते हैं या प्राइमरी प्रोसेस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब आपको इससे रेडी टू ईट और रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुरकुरे बनाना है या मुझे पफ बनाना है या मुझे फ्लेक्स बनाने हैं, तो मैं इन बेस इंग्रेडिएंट को, जो मेरा प्राइमरी प्रोसेस प्रोडक्ट है, मैं उसको प्रोसेस करके की तरह इस्तेमाल तो उसको हम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमको न्यूट्री बार कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमने एक तरीके से पहले तो उसके एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को कम किया, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसकी सेकेंडरी प्रोसेसिंग करी, ताकि वो हर एक एज कमोडिटी को ध्यान में रखते हुए हम उसको स्प्रेड कर सके, वाइड स्प्रेड कर सके हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मनीष, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आप बहुत साइंटिफिक
प्रक्रिया के बारे में ही बताया, और मुझे लगता है जो आम गृहिणियां हैं या फिर वो लोग जो कि किचन में काम करते हैं उनको लग रहा है कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कुछ बहुत जटिल है मोटे अनाज को इस्तेमाल करना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप घर में भी इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, घर में भी इसे खाने के योग्य बना सकते हैं, कंज्यूम करने के योग्य बना सकते हैं, लेकिन उसमें किन बातों का ध्यान रखना होगा जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे विचार विमर्श के साथ। आपका स्वागत है गांव बगिया सागर की चौपाल चर्चा से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? बहुत लाभकारी योजना है सर। इसमें एक तो फर्टिलाइजर की बहुत बचत होती है। पहले खर्चा ज्यादा होता था और आमदनी बढ़ रही है और पानी की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री साहब को धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने हम किसानों के लिए इतनी बढ़िया योजना दी है। हम इसका पूरी तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 6 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं शारीरिक और आर्थिक समृद्धि में सहायक मोटे अनाज या फिर पोषक अनाज की। ब्रेक से पहले बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं डॉक्टर अंकिता आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि ये तो बात हुई इंडस्ट्री लेवल पर या फिर जो स्टार्टअप्स हैं, कृषि स्टार्टअप्स हैं, कि वो इस मोटे अनाज को एज ए रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए किस किस तरह के कदम उठाते हैं। लेकिन अगर एक हम आम घर की बात करें जो कि बाजार से नहीं खरीदना चाहते, या एक ग्रामीण की बात करें, वो अपने स्तर पर इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, या फिर हम नहीं चाहते प्रोसेस्ड प्रोडक्ट लेना बाजार से, तो हमारे पास क्या विकल्प है इसके लिए? तो अगर ग्रामीण लेवल पर देखा जाए तो पहले जो किसान हैं जो ऑलरेडी मिलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके पास जो प्रोडक्ट आया है वो तो है, साथ ही साथ वो अपने ही घर में, जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया, जो बेसिक जिसे कहते हैं बेसिक टेक्निक्स है, सोकिंग, मतलब पानी में डुबो के रखना, उसको सोक करके रख लें, साथ ही साथ जर्मिनेट कर लें, साथ ही साथ फर्मेंटेशन, हाँ जी, अंकुरित कर लें, फर्मेंटेशन कर लें। तो जैसे हम दही घर में जमा लेते हैं उसी तरह फर्मेंटेशन घर में किया जा सकता है। तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं। इससे आपकी मिलेट की जो क्वालिटी है, एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स जैसे डॉक्टर मनीष और हिमांशु दोनों ने बताया वो कम हो जाते हैं। जो बेसिक एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड जैसे हम कहते हैं उन्हें एक्चुअली एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स, गैर पोषक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे पोषक तत्व जो कि प्रोटीन हो गए, मिनरल्स हो गए, इनको जकड़ लेता है, इनके साथ बाइंडिंग कर देता है, जिससे उनकी शरीर में बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब अगर एक एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड के बारे में बात करें तो फाइटेट हो गया, वो जो है आयरन उसको जकड़ लेता है और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। टैनिन हो गया, वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सोकिंग, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, इनसे ये बेसिक टेक्निक्स हैं जिससे फाइटेट्स और टैनिन्स, सोकिंग में फाइटेट्स जो हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो आराम से पानी से साथ निकल जाते हैं। टैनिन्स भी पानी में कुछ कुछ डिसॉल्व होते हैं, वो भी आराम से निकल जाते हैं। टैनिन्स हाइड्रोलाइजेबल भी होते हैं तो वो जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन के साथ साथ वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। तो ग्रामीण लेवल पे ये बेसिक टेक्निक्स आराम से अपनाई जाती हैं। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान रखें कि किसी एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप ने आपके पास वाले क्षेत्र में एक यूनिट बनाई है तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने साथ में यूनिट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल, यानी एक तरीके से आय में एक वृद्धि या फिर अतिरिक्त आय का भी ये एक जरिया बन सकता है। अब मैं हिमांशु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हम ये भी देख रहे हैं कि एक कोशिश ये भी की जा रही है सरकार की तरफ से, और देखिए हमारे प्रधानमंत्री तो अक्सर कहते हैं कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने या फिर स्वावलंबी बने, अपना खुद का कारोबार शुरू करे, काम शुरू करे। स्टार्टअप के लिए बहुत सारी स्कीमें भी हैं। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, इसे एज अ बिजनेस मॉडल अपनाना चाहते हैं, वो क्या करें? जैसे जो मिलेट्स हैं उनको ना फ्यूचर फूड्स कहा जाता है क्योंकि ये सस्टेनेबल क्रॉप्स हैं। जैसे आजकल हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो क्या है कि आने वाले टाइम में जैसे हमारी राइस और वीट की क्रॉप्स पे अफेक्ट पड़ेगा, बट लेकिन जो हमारी मिलेट्स हैं वो सस्टेनेबल है।
तो अब क्या है कि जैसे आजकल जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं, मतलब न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को लेके वो ऐसी डिमांड कर रहे हैं मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आए जो उनको काफ़ी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। तो जो मार्केट है, जो डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो उनको बस एक जो हमारी ये डिमांड है उसको उस पोटेंशियल को टैप करने की ज़रूरत है। तो अगर वो इस पोटेंशियल को टैप करते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं, तो वो इस एरिया में काफ़ी एक सक्सेसफुल अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे हमारा इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, तो हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी है। अगर हम अपनी मार्केट में बहुत ही अच्छे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स लेके आते हैं तो हमारा जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी काफ़ी क्वांटिटी बढ़ेगी हमारी मार्केट में। तो मेरा तो जो आजकल के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए यही सजेशन है कि वो अच्छे से अपने एक बेसिक ट्रेनिंग्स लें और अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें इसमें। जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की, तो इसमें भी थोड़ा क्या कुछ सेग्रीगेशन है कि किस तरह की चीज़ों के लिए किस तरह की ट्रेनिंग? क्योंकि ये बड़ा अपने आप में सुन के लगता है कि हाँ ठीक है, हमें मोटे अनाज से जुड़ा हुआ कुछ करना है और चलिए इसकी ट्रेनिंग ले लें। ये यहाँ पर किस तरह से फैसला लें और चुनाव कैसे करें? नहीं मैम, सेग्रीगेशन तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सारे मिलेट्स जो होती हैं ऑलमोस्ट मतलब सारी ही न्यूट्रिशनली मतलब बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं हमको, और उनकी प्रोसेसिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि बाजरा होता है उसके अंदर हमें जर्मिनेशन, एक रोस्टिंग भी होता है। जैसे क्या होता है, बाजरे के अंदर लाइपेज होता है तो उसको हमें इनएक्टिवेट करने के लिए हम रोस्टिंग करते हैं। तो ऐसे ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग कंडीशंस में हमारे ये 3-4 स्टेप्स होते हैं, जैसे जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन और रोस्टिंग। तो और बाकी जैसे क्या होता है कि अपना कोई भी हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने से पहले, जैसे कोई भी बिजनेस है वो चाहे फूड प्रोडक्ट हो या कोई भी हो, तो जो प्रिलिमिनरी स्टेप्स होते हैं कि जैसे मार्केट में सर्वे करना, कस्टमर्स की डिमांड को देखना, तो वो तो एक बेसिक सभी बिजनेस पे अप्लाई होता है। बाकी जैसे मिलेट्स है उसमें एक फूड टेक्नोलॉजी का रोल आता है, तो वहाँ पे वो अपना अगर एक बार उनका अगर वो एक फूड टेक्नोलॉजी वाला एरिया अगर स्ट्रांग है, वो ट्रेनिंग के थ्रू भी हो सकता है। और उसके बाद जैसे मार्केटेबिलिटी और जो ये होता है तो वो सब कॉमन होता है। जी मनीष जी, अब मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। देखिए, एक ये भी प्रयास हो रहा है कि जो हम पोषक अनाज की बात कर रहे हैं, ये एक 5 स्टार प्रोडक्ट ना बन जाए कहीं, कि इस तरह के ही प्रोडक्ट्स बाजार में आए या फिर ऐसी ही इसकी मार्केटिंग हो जो सरकार प्रयास करे कि हर कोई इसका सेवन करे, क्योंकि हमारे पोषण के लिए जरूरी है। लेकिन जिस तरीके की हम प्रोडक्ट्स बाजार में देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कई कुछ महंगे भी हैं, जो आप प्रोसेस्ड कुकीज, रेडी टू ईट जो प्रोडक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए, तो ये कैसे हर किसी के पहुंच में रहे और ये 5 स्टार प्रोडक्ट या फिर एक लग्जूरियस प्रोडक्ट ना बन जाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी हमारा 3 चरणों पे काम करता है: अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो इसमें जब हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब वो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो कि मिलेट का कोई भी टाइप हो, चाहे वो मेजर मिलेट है चाहे वो माइनर मिलेट है, कोई भी टाइप अगर वो मार्केट में अवेलेबल है, क्या वो उस जो भी कंज्यूमर है उसकी रीचनेस तक है? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको पूरे एंटायर ग्लोब को कुपोषण मुक्त और पौष्टिक आहार देना है। और इंडिया, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 80% पैदा करता है और कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया वर्ल्ड को 20% देता है और एशिया में 80% है। तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऊपर से हमारे पास एक वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट है, सीजन है हमारे पास, तो वो इसको काफी फेवरेबल करता है। तो जब हम आपने लग्जरियस की बात करी और आपने ग्राउंड लेवल की बात करी, और बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको आप देखोगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा पिछला पायदान 101 से खिसक के 107 तक पहुंच गया था। तो जो मतलब इस तरफ इंडिकेट करता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज है, पर हम उसको प्रोसेस करके जो रीचनेस होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए एक बफर स्टॉक तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आगे आना पड़ेगा। बफर स्टॉक में गेहूं, चावल और अदर सीरियल ग्रेन्स के साथ अब मिलेट को भी इसमें रखना पड़ेगा और शामिल करना पड़ेगा। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी एक निर्धारित करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो सिर्फ 3 मिलेट ग्रेन्स का है, ज्वार, बाजरा और रागी का। इसमें औरों को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले कि वो रीचनेस के लिए सबसे मेन चीज है कि आप उसको
जैसे मिड डे मील में आंगनवाड़ी में इसको अभी आजकल यूज किया जा रहा है मैक्सिमम, बट आप कॉलेज लेवल पे मेस में भी इसको आप अप्लाई करवाइए। बिल्कुल, एक जो स्वाद है वो बनना शुरू, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे वो मेन्यू में आएगा, तो वो फिर एक तरह के आप कह सकते हो कि टेस्ट बर्ड्स पे आएगा और वो धीरे धीरे एक मतलब आदत सी हो जाएगी उसको कंज्यूम करने की। तो इस तरीके से जो लग्जरियस पार्ट है वो लग्जरियस पार्ट को ना सोचते हुए पहले हमको ये देखना है कि वो रिचनेस हम फुलफिल कर ले, और उसके बाद फिर हम उसके आगे अगर इसमें हमको और कुछ मॉडिफिकेशन करना है या कुछ एडवांसमेंट करना है या कुछ अलग फॉर्मलाइजेशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जो चैलेंजेस हैं वो उनको हमको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट हमको बहुत सपोर्ट दे रही है इस चीज के लिए। तो इसके लिए जो फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और ऑटोनोमस बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो सारे मिलकर इसमें बहुत अभी प्रयास कर रहे हैं, और सक्सेसफुली इस ईयर को मनाने का मतलब मेन मोटिव ही यही है कि जागरूक भी करना है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना है और रोजगार के अवसर भी प्रदान करने हैं। बिल्कुल, तो देखिए जब हम पोषक अनाज की बात करते हैं तो इसके कई सारे आयाम हैं। पोषण तो है ही, साथ ही फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना, क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है ऐसे में गेहूं, धान, इन फसलों के लिए आगे चुनौती आ सकती है। उसके लिए अभी से एक तरीके से हम रोड मैप पर काम कर रहे हैं कि आने वाले समय की चुनौतियों को समझते हुए अभी से उन फसलों पर हम फोकस कर रहे हैं जो इस बदलते हुए जलवायु में भी टिकी रहे, बनी रहे और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे। हिमांशु जी, अब मैं आप पर आना चाहती हूँ। अब ये बताएं कि जैसे कोई हमारे किसान ही हैं या फिर कोई और युवा है जो कि इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, क्या सरकार की तरफ से भी कृषि स्टार्टअप या फिर मोटे अनाज मिलेट से जुड़े हुए कोई अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ा हुआ बाजार ही ये कह सकते हैं बाजार में जुड़ना चाहते हैं, कोई उनके लिए विकल्प या सुविधा है सरकार की तरफ से? हाँ, जैसे गवर्नमेंट ने अभी 2 स्कीम्स जो हैं अभी एट प्रेजेंट जो है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हैं। जैसे एक तो PMFME स्कीम है, उसके अंडर अगर कोई भी अगर स्टार्टअप जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जैसे कि स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, लार्ज एंटरप्राइजेस, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। और एक है PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंदर जो है उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दी जाती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उनको जो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ लिंकअप किया जाता है। तो इन स्कीम्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है काफी कोशिश कर रही है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प की जा सके। जी, हिमांशु के आगे मैं ऐड करना चाहूंगी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है क्योंकि PLI स्कीम में टोटल 182 इंडस्ट्रीज में से 30 इंडस्ट्रीज वो हैं जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है और उनको इसमें इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो जिस हिसाब से जो भारत सरकार का मेन गोल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, आई थिंक PLI स्कीम की साइड से और की तरफ से और बाकी भी जो भी सिचुएशंस और जो सॉल्यूशंस और जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें ये बढ़ावा दे रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए सरकार भी आपके साथ है और सरकार जहां इसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, एक्सटेंशन पर इस पर काम किया जा रहा है, पूरे विश्व में इसका अलग जगाया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ अपने देश के युवाओं को भी वो साथ लेकर चल रही है, क्योंकि जब युवा जब तक इससे नहीं जुड़ेंगे, इसके फायदों को इसके उपभोग करने के फायदों के साथ साथ इसके कारोबार के फायदे नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी योजना कहें या फिर हम जो प्रयास कर रहे हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका जो बाजार है वो किस तरीके से हमारे जो स्टार्टअप से जुड़े हुए युवा हैं या फिर किसान हैं वो तलाशें, क्योंकि समस्या यही आ जाती है कि एक जो आत्मविश्वास है वो तभी आता है जब आपको पता है कि आपने जो पैदा किया, जो बनाया, वो बाजार में बिक जाएगा। तो ये किस तरह की चुनौती है और क्या इसको भी लेकर कि बाजार तक हमारे किसान पहुंच सके या फिर उनके प्रोडक्ट बाजार में बिक सके, इसके लिए भी कोई सरकार प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है? बहुत ही सही क्वेश्चन आपने किया है और इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मतलब विलेज लेवल पे और या आप कहें कि इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी अगर स्टार्टअप खोलना चाह रहा है या फिर अपने प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज करना चाह रहा है तो उसके लिए जैसे हिमांशु जी ने बताया था PFME स्कीम है और उसके साथ PLY स्कीम है और उसके साथ साथ एक और स्कीम है जो INSI MP है और जिसका
मतलब ही यही है कि वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, मिलेट की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को। तो इसके तहत क्या होता है कि हम 2 चरणों में इस चीज को विभाजित करके मैं आपको समझाने की कोशिश करवाता हूं कि इसमें एक तो हम फार्मर को सपोर्ट करेंगे और दूसरा हम जो उन्होंने प्रोडक्ट अगर बना लिए या उनको सीखना है ट्रेनिंग का, तो वो पार्ट भी इसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए हम कर सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव था ये 2011-12 के ईयर में लाया गया था और ये आता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है मेनली कि आप जो भी फार्मर है, फार्मर अगर प्रोड्यूस करना चाह रहा है, उसके पास स्पेसिफिक 1 एकड़ की लैंड है जो इसमें मेंशन की गई है, तो अगर इसमें कोई भी फार्मर के पास अगर उतनी जमीन है और वो अगर मिलेट की प्रोसेसिंग करना चाहता है तो उनको इनपुट्स प्रोवाइड किए जाता है। इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो यूरिया की फॉर्म में, डीएपी की फॉर्म में, या फिर आप उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकते हो, बायो फर्टिलाइजर अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो वो। तो इस तरीके के इनपुट्स गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के अंदर निर्धारित की गई है। और इसके अलावा आप उनको सीड किट्स भी दे सकते हैं, जो सीड किट्स के अंदर आपकी हाई यील्डिंग वैरायटीज की सीड्स हो गए या हाइब्रिड सीड्स हो गए, तो वो भी फार्मर्स इन स्कीम्स के माध्यम से अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो जब उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बना लिया, अब उनको प्रोसेस करके कमर्शलाइज करना है, तो वो देखना है कि कहाँ पे उनको चैलेंजेस आ रहे हैं या कैसे वो कर सकते हैं। तो उसके लिए भी इसके अंदर डेमोस्ट्रेशन देखा है कि ऐसे मेले भी आयोजित किए जाते हैं और हाल में अभी राजधानी दिल्ली में भी एक ऐसे ही मेला आयोजित किया गया था जिसमें सब कुछ मोटे अनाज से जुड़ा हुआ था। हमारे कृषि मंत्री भी उसमें आए। तो कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, कई तरह के प्रयास हैं जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, न सिर्फ उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए बल्कि किसानों को और ऐसे कृषि स्टार्टअप से जुड़े हुए युवाओं को भी कि वो समझे कि कहाँ कहाँ इसका बाजार है। और एक इस तरह के मेलों के आयोजन से एक कह सकते हैं कि उन्हें प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है, साथ ही साथ एक मेल मिलाप भी होता है और जो एक ट्रेडिशन होता है उसे हम फिर से जी पाते हैं। हिमांशु जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी तक हमने बात की कि स्टार्टअप्स के लिए या फिर इससे जुड़े हुए कारोबार के लिए सरकार किस तरह की मदद कर रही है, लेकिन अगर कोई छात्र निफ्टे में आना चाहता है तो किस तरह से इसकी ट्रेनिंग ले सकता है या फिर इसकी पढ़ाई कर सकता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? एक तो जैसे जो निफ्टिम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो जैसे कोई एमटेक का स्टूडेंट है, बीटेक का स्टूडेंट है, तो उसको उस करिकुलम के अंडर ही उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। बट लेकिन अगर कोई बाहर से है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो जैसे हमारे निफ्टिम में NTI BIF है, निफ्टिम टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड बिजनेस इंक्यूबेशन फाउंडेशन। तो उसका जो है एनुअली जो है एक ब्रोशर उनका निकलता है और फॉर्म निकलता है, तो उसमें आपको अप्लाई करना होता है। तो वहाँ पे जो है वो एक सीड मनी भी उनको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे 5 लाख का, अगर किसी यानी उनको एक तरह की आर्थिक मदद छात्रों को भी दी जाती है। हाँ, यस मैम। और इसके अलावा उनको जैसे प्रॉपर उनको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ, जैसे हमारे कॉलेज में जैसे प्रोफेसर्स हैं या कंसल्टेंट्स भी हैं, तो उनके साथ उनको लिंकअप किया जाता है। लैब्स जो है हमारी वो काफी हाईटेक हैं, तो उसमें लैब्स में उनको प्रॉपर पूरा, अगर उनको कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो उसकी परमिशन होती है। उनको ऑफिस सपोर्ट भी दी जाती है प्रॉपर। जैसे हमारे यहाँ पे पायलट प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे वो अपना एक स्मॉल स्केल पे वो अपना प्रोडक्शन करके देख सकते हैं। तो और इसके बाद कैसे उनको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना है, तो मतलब एक स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक उनको प्रॉपर पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे जब फॉर्म निकलते हैं तो उसमें स्क्रीनिंग होती है, तो उसके लिए उससे पहले आपको एक अपना पूरा प्रपोजल प्रिपेयर करना होता है। तो उसके बेसिस पे जब वो स्क्रूटिनाइज करते हैं और कुछ ही स्टूडेंट्स को वो लेते हैं अंदर, और उसमें जो निफ्टिम के जो एल्यूमिनाई होता है उसके लिए 50% जो होता है उनके लिए ऑफर होता है, बाकी सबके लिए नॉर्मल फीस होती है। जी अंकिता, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, देखिए ये तो बात हुई कि हमारे देश में युवाओं को कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, हम इसे अपने भोजन में शामिल करें और हमारे देश की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो। लेकिन हम जानते हैं कि ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है क्योंकि हम इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेज देने के लिए विश्व स्तर पर अपनी एक इसे पहचान और अपनी धरोहर के रूप में स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन था वो जन आंदोलन यानी कि पीपल्स मूवमेंट का था, और इंडिया को ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स बनाने का विजन था जब इस प्रस्ताव को रखा गया था और जब ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हुआ। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
इंडिया में क्या किया जा रहा है, तो एक मेगा फूड इवेंट होने वाला है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भारत सरकार के अंडर जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी। ये मेगा फूड इवेंट एक तरीके से ग्लोबली होगा, जिसमें स्टार्टअप्स को भी मौका मिलेगा, किसानों को इन जो मिलेट के ग्रेन्स हैं उनके बारे में जानने का, स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का, इंडस्ट्रीज को, साथ ही साथ जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स अपनी जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जो उनके अपने करिकुलम हैं, स्पेशली मिलेट के प्रोग्राम्स या मिलेट की ट्रेनिंग्स या मिलेट के जितने आउटरीच प्रोग्राम्स हैं जो जिसकी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बारे में दर्शाने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ निफ्टम में एक ग्लोबल कॉन्क्लेव है अगस्त में 24 से 26 अगस्त, जिसे कहा जा रहा है हार्नेसिंग द पोटेंशियल फॉर अचीविंग सिक्योरिटी थ्रू मिलेट्स। तो ये ग्लोबल कॉन्क्लेव है। तो इसी तरह इस ग्लोबल कॉन्क्लेव में अलग अलग इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो वो भी लिया जा रहा है। इसके अलावा जो सरकार के अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग तरीके की इवेंट्स, रेस्टोरेंट में कहा गया है कि आप मिलेट्स के फूड प्रोडक्ट्स को दें, इंस्टीट्यूट्स में कहा गया है आप ट्रेनिंग दें, इंडस्ट्रीज में कहा गया है कि आप मिलेट्स को मिलेट के प्रोडक्ट्स बनाएं, कुछ परसेंटेज यानी कि अलग अलग 15 से 20 उससे ज्यादा रखें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तभी उसकी न्यूट्रिशनल जो लाभ हैं वो मिल पाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारे इवेंट्स कार्यक्रम इस साल आयोजित किए जाएंगे। मेगा फूड इवेंट होगा जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि होंगे, अलग अलग देशों से। लगभग 70 देश हैं जो कि इस मिलेट वर्ष को मना रहे हैं। और हमारे देश में जो ये एक तरीके से कहें हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, या फिर हमारा एक अपने आप में एक ऊर्जा है, हम कह सकते हैं, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे इस पूरे मेगा इवेंट में। और जैसा कि निफ्टम में भी बता रहे हैं कि तो कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और देखिए मकसद बस वही है कि हम अपनी ताकत को पहचाने, जो हमारे यहाँ खास है उसे ब्रांड कर सके। और कहा भी जा रहा है वोकल फॉर लोकल, तो जो हमारे मिलेट्स हैं वो दुनिया भर में पहुंचे। पोषण सुरक्षा न सिर्फ हमारे देश की सुनिश्चित हो बल्कि किसानों के लिए एक नया बाजार भी उभरे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। संगीत की दुनिया का एक ऐसा सूरज जो कभी अस्त नहीं हो सकता। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो। जिन महान गायिका के सुरों में खुद माँ सरस्वती बसती थी। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि देने के लिए देखिए रंगोली। नील गगन के छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं पोषक अनाज की और हमारा विषय है शारीरिक और आर्थिक समृद्धि में सहायक पोषक अनाज। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगर हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं तो हिमांशु जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक ये भी बहुत जरूरी हो जाती है बात कि इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि किसान अगर मोटा अनाज पैदा कर रहा है तो वो कंज्यूमर तक पहुंचे, उसके बीच की भी कड़ी सुनिश्चित करनी होगी। अगर एक इंडस्ट्री चल रही है तो उस तक जो रॉ मटेरियल है वो पहुंचता रहे। अगर रिसर्च काम हो रहा है तो वो सही दिशा में हो। तो ये सब सामंजस्य किस तरीके से चल सकता है? हाँ जी, तो इसके लिए ना हमें एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत है कि जैसे हमारी वैल्यू चेन होती है, फूड वैल्यू चेन में काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, एकेडमी और रिसर्च हो गया। तो हमें इन सबको एक लिंक करने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि फार्मर्स जो है उनको जो हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो हमारी रिसर्च चल रही है जैसे मिलेट्स के ऊपर, तो उनको उनके फायदे ही ना मिल रहे हो। और ऐसी जो इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट्स खुद लेके आ रही हैं। तो एक सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है इस वैल्यू चेन में, तभी जो है हम एक पूरे प्रॉपर बेनिफिट्स जो है हम उनको टैप कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी फोकस्ड हो जो हमारा मकसद है उसमें, और इसमें जो तारतम्य है वो बना रहे। अंकिता जी, अब मैं आपसे अंत में समझना चाहूंगी कि जो हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं तो मिलेट्स भी कई प्रकार के हैं, उनके बारे में क्या बताएंगे? तो मिलेट्स के मेजर 2 प्रकार हैं, मेजर मिलेट, माइनर मिलेट।
मेजर मिलेट में आते हैं सोरगम, बाजरा और रागी। सोरगम यानी जवार, बाजरा यानी पर्ल मिलेट और रागी यानी फिंगर मिलेट। माइनर में आते हैं हमारा फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी, प्रोजो मिलेट, बानयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट और कोडो मिलेट। ये हमारे मेजर और माइनर मिलेट्स कहलाते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन जो है अगर हम अपने करिकुलम में जोड़ दें, मेजर और माइनर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, साथ साथ जिस तरह हम सब ने बात की प्रोसेसिंग की, वैल्यू एडिशन की और प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जिस तरह स्टार्टअप्स जो करंट हैं वो हमारा इंडिया का फ्यूचर है, उसी तरह अभी की शिक्षा हमारा फ्यूचर फूड सिस्टम बन जाएगी। एक इंग्लिश में कहावत है, टैपिंग इनटू द पास्ट फॉर स्टेपिंग इनटू अ ब्राइटर फ्यूचर। बिल्कुल। तो इस तरीके से, क्योंकि मिलेट्स एंशिएंट ग्रेन्स हैं, जैसे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा 3000 बीसी से इनके क्षण पाए गए थे, तो हम अपने दोबारा पास्ट में जा रहे हैं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। बिल्कुल। तो जो अनुभव रहे हैं उन अनुभव को समेटते हुए, सहेजते हुए आप अपना भविष्य तराशे, यही कहना है अंकिता का। और मनीष जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी अंत में कि एक और बहुत खास बात होती है मिलेट्स में कि ये एक देसी अनाज भी कहलाया जाता है, लेकिन अब इस देसी अनाज में कहीं ना कहीं वो ग्लैमर फैक्टर भी ऐड किया जा रहा है ताकि ये हर तरफ इसे पसंद किया जाए। इसे किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको मतलब ग्लैमर और कहें कि देसी को विदेशी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और अब इस चीज का जो सिक्का है वो मतलब पूरा विश्व जान रहा है कि जो 70 देश हैं आज के टाइम पे वो इस चीज का मूल्य समझ रहे हैं कि जो मिलेट्स हैं वो ना कि एक सीरियल ग्रेन है बल्कि एक न्यूट्री सीरियल ग्रेन है, एक पौष्टिक अनाज है। और जब कोविड महामारी आई थी तो इंडिया का जो परसेंटेज था वो अगर देखा जाए पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम था एज कंपेयर टू अदर नेशंस। तो तब से ये चीज सुनिश्चित हुई कि इंडिया में इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है और स्टेमिना बहुत अच्छा है। इसी की वजह से हम एक ये कह सकते हैं फ्रूटफुल फाइट हम लड़ सके कोविड के अगेंस्ट। तो सारी चीज हम एक अम्ब्रेला के अंदर लेके चल रहे, जैसे हिमांशु ने भी बताया कि हम एकेडमिक्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए या साइंटिफिक लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी हैं, सारे मिलकर ही हम इस जो मिलेट है इसको हम वैश्विक स्तर पर लेके आ सकते हैं। पर हम इस अम्ब्रेला में मैं एक और चीज में ऐड करना चाहूंगा, वो है शिक्षा, जो स्कूल से ही स्टार्ट की जाए। स्कूल में अगर ये चीजें स्टार्ट होती हैं तो बच्चों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इसके लिए, और बच्चे जब जागरूक होंगे तो उनके पेरेंट्स जागरूक होंगे, और उनके पेरेंट्स जागरूक होंगे तो वो एक स्कैटर की तरह काम करेगा, तो वो फैलाव होएगा जिस फैलाव का कोई अंत नहीं होगा। और ये डेफिनेटली पूरे विश्व के लिए, पूरे इंडिया के लिए लाभकारी साबित होगा। बिल्कुल। और देखिए, जब बच्चे कहेंगे तो बच्चे अपनी बात मनवाना बखूबी जानते हैं। और इसीलिए स्कूल के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर इसे प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि अगर हम मोटे अनाज की या पोषक अनाज की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ खिचड़ी या फिर रोटी यही सिर्फ है। पिज्ज़ा, नूडल्स, इसके अलावा अलग अलग तरह की चिप्स, बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार की जा सकती हैं। मनीष जी, कुछ और कहना चाहेंगे अंत में? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पोषक मोटा अनाज है, पोषक तत्व हैं इसके अंदर, ये एक अनाज ही नहीं है, एक विचार बन चुका है हमारा। और आज इस विचार विमर्श के कार्यक्रम में मैं दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा कि शिक्षा में हो पौष्टिक अनाज का आहार, कि शिक्षा में हो पौष्टिक अनाज का आहार, जन कल्याण में होगा फिर सबका विचार। तो ये विचार लाना बहुत जरूरी है, और ये विचार सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। तो जो भी स्कूल लेवल पे हैं या जो भी कॉलेज लेवल पे हैं, वो इस चीज को जाने, इसको पहचाने, इसकी जो आधुनिकता है उस पे ना जाते हुए इसकी जो हमको आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमारे दशकों से चले आ रही हैं, इसको वो जाने, पहचाने, अपनाएं और इसको फैलाएं, तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पोषण सुरक्षा के बारे में बहुत सारी बातें हमने की, मोटा अनाज इसमें कैसे मदद कर सकता है और इसीलिए हम पोषक अनाज भी कह रहे हैं, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है ये अब समझ लेते हैं। हिमांशु जी, क्या बताना चाहेंगे न्यूट्रिशन के लिहाज से इसमें क्या खास है? जो हमारी मिलेट्स होती हैं वो पोषक तत्वों से काफ़ी भरपूर होती हैं। जैसे कि आजकल जो हमारी जो दैनिक जो हमारी क्रिया है वो ऐसी हो गई है कि
कि लोगों को काफ़ी सारी डिसीजेज हो रही हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो गई। तो जो मिलेट्स हैं जैसे उनका ना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो उससे जो है हमारे जो अगर हम मिलेट्स को कंज्यूम करते हैं तो जो अगर हम जैसे कोई भी शुगर हम अपनी बॉडी में लेते हैं तो अगर जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो तुरंत जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे हमारी बॉडी का शुगर लेवल जो होता है वो काफ़ी स्पाइक कर जाता है। तो वहीं अगर हम मिलेट्स को लेंगे तो उनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो जो हमारी शुगर लेवल होता है हमारे ब्लड में तो वो काफ़ी धीरे धीरे जो है वो बढ़ता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाभकारी होता है वो। और जैसे अब हमारी जैसे फिंगर मिलेट है वो कैल्शियम और पोटेशियम में काफ़ी रिच होती है, तो उससे क्या है हमारी हार्ट डिसीजेज और किडनी डिसीजेज उनके लिए काफ़ी लाभकारी होती है। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए कहा भी जाता है कि जो ये मिलेट्स हैं इनमें औषधीय गुण भी हैं। तो अगर हम जिस तरह हिमांशु जी ने एंटी ग्लाइसेमिक, एंटी डायबिटिक उनके बारे में बात की, साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी कार्सिनोजेनिक और इन एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स की बहुत ज़रूरत होती है जो हमारे मिलेट्स में पाए जाते हैं। साथ ही साथ प्रोसेसिंग के साथ साथ ये कंपाउंड्स बढ़ भी जाते हैं। मिलेट्स हमारे प्रीबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। प्रीबायोटिक यानी जो बॉडी में बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स जो मेजरली होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसलिए हमारे गट जो है वो हेल्दी रहता है। और गट के साथ साथ जैसे कहते हैं गट जो है वो माइंड, इमोशन सबके साथ रिलेटेड होता है, तो वो प्रीबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। और इसके अंदर गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जो कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इंसोम्निया, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी इन सब के साथ लड़ने में हेल्प करता है। तो वो ये मतलब आपकी गट हेल्थ को भी बेहतर करता है इस तरह के जो मिलेट्स हैं। और बहुत तरह की बीमारियों में भी कहा जाता है कि अगर आप जो एक तरीके से ग्लूटेन फ्री भी होते हैं तो इनका अगर आप कंजम्पशन करते हैं, इन्हें आप भोजन में शामिल करते हैं तो इसका कई तरह का हेल्थ बेनिफिट आप महसूस कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने इस विचार विमर्श को आज शामिल किया मोटे अनाज पर, पोषक अनाज पर, ताकि आप इसे अपनी थाली में शामिल करें, स्वस्थ रहें। और जब पूरा देश स्वस्थ होगा, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी, तो जाहिर सी बात है कि और तेजी से हम विश्व पटल पर अपनी पहचान भी बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सुंदर, इतनी ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का विचार विमर्श, जिसमें हमने मोटे अनाज के बारे में समझा, ये जाना कि कैसे इससे शारीरिक और आर्थिक समृद्धि आ सकती है, जो कि हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति को तो बेहतर करेगा ही, बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति को भी और सुनिश्चित करेगा, हमारे स्वास्थ्य को भी और बेहतर करेगा। इसके लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और ये पूरा वर्ष मिलेट वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, ताकि इस मोटे अनाज के महत्व को हम समझें और इसे अपनी थाली में शामिल करें। अगर आपके कोई विचार हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है vichar-08@gmail.com। आपको हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगा, आप जरूर हमें ईमेल करें। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। विचार विमर्श के एक नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
के साथ बदलते भारत की शान।